नमस्कार स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर इससे पहले की क्लासेस का हम जिक्र करें तो हमने इससे पहले की क्लासेस में पढ़ा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन मीन्स बदलाव किसी भी तरह का। तो हमने वहाँ पे पढ़ा है कि जिस परिवर्तन के दौरान नए पदार्थ का निर्माण होता है उस परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिनमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें तो एक कागज का टुकड़ा, एक कागज को हमने टुकड़ों में बांट लिया, तो हम देखते हैं कि कागज की प्रकृति टुकड़ों में बांटने से पहले और टुकड़ों में बांटने के बाद उसकी प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो चूंकि पदार्थ की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लकड़ी का टुकड़ों में काटना, उसमें भी वही है, पदार्थ की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसी प्रकार से मोम का पिघलना, जब मोम पिघलता है तो उसमें पदार्थ की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिनमें पदार्थ की प्रकृति सेम रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगर बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की प्रकृति में बदलाव होता है, जिनमें पदार्थ की कंपोजिशन चेंज होती है, ऐसे पदार्थ को हम ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो उसके बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। जैसे हम लें कि भाई मोमबत्ती का जलना या फिर कागज का जलना, लकड़ी का जलना, क्योंकि जब कोई वस्तु जलती है तो हम क्या देखते हैं कि उस दौरान प्रकाश भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। अगर हम गौर करें तो लकड़ी के जलने से पहले ये पदार्थ नहीं थे, लेकिन लकड़ी के जलने के बाद ये पदार्थ नए उत्पन्न हुए हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ की कंपोजिशन चेंज होती है, इस प्रकार के परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरा जो रासायनिक परिवर्तन है और उनसे किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसी का हम पूरा स्टडी करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो जब विभिन्न पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, जिसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें नए पदार्थों का निर्माण होता है। यहाँ अगर हम एक उदाहरण के रूप में लें, एग्जाम्पल के रूप में लें, कार्बन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया उसका, तो हम देखते हैं कि उसके दौरान हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा बनती है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है वो क्योंकि एक नया पदार्थ है, और ऊष्मा उत्पन्न हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई है, क्योंकि ये नया पदार्थ है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो यदि इसमें अगर हम देखें कार्बन और ऑक्सीजन, इन्होंने आपस में मिलकर रिएक्शन की है, अभिक्रिया की है, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिलकर और प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उन पदार्थों को अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जैसे इस अभिक्रिया में कार्बन और ऑक्सीजन अभिकारक है, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक उत्पाद है जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नए पदार्थ बनते हैं वह उत्पाद कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं वे पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। अभी अगर हम जिक्र करें कि किसी भी अगर रासायनिक अभिक्रिया को हमें निरूपित करना है, उसको लिखना है, तो उसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो या तो हमारे पास एक तरीका है, एक मैं एग्जाम्पल अगर हम ले, हमने एग्जाम्पल लिया मैग्नीशियम रिबन को
हमने जलाया है, मैग्नीशियम रिबन को, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में उसका दहन हुआ, तो हम देखते हैं उस दौरान मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अगर हम देखें तो अगर इसको हमने लिखना है इस रासायनिक अभिक्रिया को, क्योंकि एक रासायनिक अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक नया पदार्थ है, इसलिए एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि इसको हम निरूपित करना चाहें, लिखना चाहें, तो किस प्रकार लिख सकते हैं? एक तरीका तो हमारे पास ये है कि हम इसको वाक्य के रूप में लिख दें। उससे ज्यादा सुलभ और आसान तरीका हमारे लिए क्या होगा कि हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखें, और मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन्होंने मिलके और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, बना दिया। इस प्रकार की समीकरण जिसको हमने शब्द के रूप में लिखा है, यह समीकरण शब्द समीकरण कहलाती है। जिस समीकरण को हमने शब्द के रूप में लिखा है, इस प्रकार की समीकरण शब्द समीकरण कहलाती है। जैसा हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है हमारे पास, अभिकारक है, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारे पास क्या है, उत्पाद है। तो इस प्रकार की समीकरण जिसने हमने वर्ड्स की फॉर्म में लिख दिया, वो हमारे पास वर्ड इक्वेशन या शब्द समीकरण कहलाती है। लेकिन हमने देखा कि इस तरह का जो लिखते हैं हम इस तरह से, ये हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी है। इसको हम किस प्रकार से आसान तरीके में लिख सकते हैं? तो हमारे पास एक तरीका है जो हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि विभिन्न जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो प्रतीक होते हैं, उनके रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं इस रासायनिक समीकरण को? हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम को हमने Mg से लिखा और ऑक्सीजन को हमने O2 से लिखा, ऑक्सीजन गैस को, और ये हमारे पास बन गया Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार की जो हमने हमारे लिए, अब ये जो लिखना है समीकरण का लिखना, ये हमारे लिए आसान तरीका है, जिसमें हमने समीकरण को संकेत के रूप में लिखा है। यह हमारे पास रासायनिक समीकरण कहलाती है। लेकिन अगर इसमें हम गौर से देखें तो ये जो एरो है, इस एरो के दोनों तरफ, एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारे पास, वो अभिकारक होते हैं। ये जो है ये अभिकारक है जो आपस में रिएक्शन करते हैं, और इधर राइट साइड में जो कुछ बना है उसको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अगर हम जिक्र करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास मैग्नीशियम इधर एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है। तो इस प्रकार की समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणु जो होते हैं उनका मान समान नहीं होता, उनकी वैल्यू समान नहीं होती, इस प्रकार की जो समीकरण होती है वह कंकाली समीकरण कहलाती है। जिसमें कंकाली समीकरण कहलाती है, जिस समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद में परमाणु जो होते हैं उनका मान समान नहीं होता, उस प्रकार की समीकरण कंकाली समीकरण कहलाती है। और इसको हम अनबैलेंस्ड समीकरण इक्वेशन भी बोलते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, ये कंकाली रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। अब हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कर सकते हैं। हम उदाहरण लेते हैं एक रासायनिक समीकरण का, जैसे हमने बोर्ड पे लिखा Fe प्लस H2O, उससे हमारे पास मिलकर बना है Fe3O4 प्लस H2। अगर हम गौर से देखें इस समीकरण में तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, क्या अगर जो हमारे पास परमाणु हैं उनका मान समान है, क्या वैल्यू उनकी बराबर है? तो अगर हम देखें यहाँ Fe, ये आयरन के परमाणु 3 हैं,
जबकि इधर हमारे पास Fe के परमाणु एक ही है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का इधर जो एटम है ऑक्सीजन का एक ही है, जबकि इधर ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो इस प्रकार हमारे पास यह एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, कंकाली रासायनिक समीकरण है। अब इसको किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे पहला जो हमें नियम ध्यान में रखना है वह यह है कि हमें जो अभिकारक या उत्पाद हैं उनमें हमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं करना है। हम अपनी तरफ से किसी प्रकार का बदलाव उनकी स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बदलाव करेंगे तो उससे नए पदार्थ का निर्माण होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि मान लो हम ये चाहें कि यहाँ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें किसी को भी इनमें से, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इनको पहले एक बॉक्स में रख लेंगे ताकि हम इनमें कोई बदलाव ना कर सकें। हमने इस प्रकार से कर लिया। अब हम इस बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमें क्या करना है, इनमें से सबसे पहले उस अणु को छाटिए, उस मॉलिक्यूल को छाटिए जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु है। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ Fe3O4 जो है उसमें जो परमाणुओं की संख्या है, एटम नंबर ऑफ एटम्स है वो है 7। तो हम इसी को लेंगे और उसमें से भी हमें उसको छाटना है जिसके सबसे ज्यादा परमाणु है। तो फिर अगर हम गौर से देखें तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4। तो हम सबसे पहले किसको बैलेंस करेंगे, हम बैलेंस करेंगे इसके ऑक्सीजन को। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 1 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किस तरह का होगा फिर Fe+4H2O, और ये हमारे पास होगा Fe3O4 प्लस H2। इस प्रकार से हमारे पास बैलेंस हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की अगर हम देखें, हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन के एटम्स अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 8 लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के एटम्स हमारे पास कितने हैं, अगर वो हम देखें तो नंबर ऑफ एटम्स कितने, 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर राइट हैंड साइड में H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार हमारे पास हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनकी वैल्यू जो है, उनका मान जो है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में बराबर हो गया। अब हमारे पास लास्ट जो बचता है एटम, वो हमारे पास रहता है आयरन Fe। अगर उसको हम देखें तो राइट हैंड साइड में Fe जो है उसकी वैल्यू, उसके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं राइट हैंड साइड में वो है 3 हमारे पास, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 1 हैं। तो हम लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3। अब हम देखते हैं कि हमारे पास, और अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है नंबर ऑफ एटम्स की लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या वो इक्वल है। तो आयरन जो इधर हमारे पास नंबर ऑफ आयरन एटम्स कितने हैं, 3 हैं, और इधर भी कितने हैं, 3 हैं। अगर मैं ऑक्सीजन का जिक्र करूं तो इधर हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, इट मींस ये कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर भी ये कितने हैं, 4। और अगर हम जिक्र करें हाइड्रोजन का तो इधर 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 8 हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं हमारे पास, 8 है। इस प्रकार हम जो नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने कितने हैं। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने और ज़्यादा सूचनाप्रद बनाना है, इंफॉर्मेटिव बनाना है, तो हम उसके साथ उसकी जो अवस्थाएं हैं अगर हम वो और लिख दें तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो है वो हमारे पास और ज़्यादा सूचनाप्रद बन जाती है। अगर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को और ज़्यादा सूचनाप्रद बनाना चाहें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि हम जो हमारे पास अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी
अवस्था को अगर हम उनके साथ और लिख दें या जिन परिस्थितियों में वो अभिक्रिया हुई है उन परिस्थितियों को और साथ लिख दें तो हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह और ज़्यादा सूचनाप्रद और इंफॉर्मेटिव हो जाती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल से देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया आयरन और ये हमारे पास वाटर है, उससे फेरस ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस बनी। यहाँ अगर हम देखें तो हमें क्या पता लग रहा है कि इनकी अवस्थाएं पता लग रही है। आयरन किस अवस्था में है? सॉलिड अवस्था में, एस मीन्स सॉलिड है, और जी जहाँ पे लिखा गया इट मीन्स ये गैसियस अवस्था है। तो इस प्रकार से हम इनकी अवस्थाओं को आसानी से देख पा रहे हैं। अगला जो हमने उदाहरण लिया है वो हमने प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का लिया है। तो इस अभिक्रिया में हम इसको और ज़्यादा सूचनाप्रद किस प्रकार बना सकते हैं कि ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हुई है? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये हमने और इस अभिक्रिया के साथ लिख दिया। अगर हम देखें तो एक या जहां पे लिखा गया है इट मींस एक्वस, यानी कि वो जलीय माध्यम है, और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाती है। तो इस प्रकार से हमने यह अभिक्रिया जो है और ज्यादा सूचनाप्रद हो रही है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इस चैप्टर में विभिन्न टाइप की केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं, जिनमें से हमारे पास है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं का हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे एक एक अभिक्रिया का कि उनके क्या क्या उदाहरण होते हैं और किस प्रकार से वो अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो CaOH यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है। अगर इस अभिक्रिया में हम देखें तो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट्स जो हैं या अभिकारक जो हैं वो 2 हैं, जबकि उन दोनों ने मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण किया है, सिंगल प्रोडक्ट बनाया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ हमारी बुक में और क्या दिया गया है कि ये जो बुझा हुआ चूना है इसको हम अक्सर यूज करते हैं अपने घरों में सफ़ेदी के रूप में, घरों में वाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं इसको। तो उसमें ये दिया गया है कि जो बुझा हुआ चूना है ये कुछ दिन के पश्चात ये चमक क्यों देने लगता है। जब बुझा हुआ चूना जो होता है उसको जब हम कर देते हैं तो कुछ दिन के पश्चात जो है जो दीवारें हैं वो चमक उठते हैं। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण ये होता है कि जो बुझा हुआ चूना है ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप संगमरमर का जो सूत्र होता है उसके आप नाम से आप जानते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण दीवारें चमक उठती हैं। उसका कारण यह है कि दीवारों में कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। यहाँ हमारे पास एक अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया का भी उदाहरण हम यहाँ से ले सकते हैं। वो अभिक्रिया हमारे पास आएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम बिना बुझे हुए चूने को पानी में डाल दें और उससे बुझा हुआ चूना का जब निर्माण होता है और उस जिस वेसल में ऐसा किया जाता है, जिस बर्तन में ऐसा किया जाता है, अगर हम उसके हाथ लगा के देखें तो हमें महसूस होगा कि वो बर्तन गर्म हो गया है।
प्रकार की अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो हम यह जो एक उदाहरण है इसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी काउंट कर सकते हैं। इसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस बर्तन में ऐसा कर दिया जाता है उसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह उदाहरण जो है यह ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण लिया जा सकता है। इसके अलावा ऊष्माक्षेपी के और क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो इसके उदाहरण हो सकते हैं जो हम ईंधन को जलाते हैं या मीथेन गैस को जलाया जाए। मीथेन गैस जो कि हमारे पास है CH4 प्लस O2, तो इसके दौरान हमारे पास क्या बनेगा? तो इसके दौरान हमारे पास बनेगा CO2 प्लस H2O और उसके दौरान हमें ऊष्मा मिलेगी। तो यह जो मीथेन का दहन है वह भी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। इसके अलावा हमारे शरीर में श्वसन, जब हम श्वसन करते हैं तो उस दौरान जो हमारे ग्लूकोज होता है हमारे शरीर में उसका ऑक्सीकरण होता है और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो वह भी किसका उदाहरण है? वह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर उसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हम C6H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊष्मा में। तो क्योंकि इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न हुई है तो यह भी किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारे पास गली सड़ी वस्तुएं होती हैं, जो सब्जियों के छिलके होते हैं, उनका जो अपघटन होता है वह भी किसका उदाहरण होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम हीट करें तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यहाँ अगर हम देखें कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक अभिकारक है और उसने दो से ज़्यादा उत्पाद प्रदान किए हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जल का विद्युत अपघटन। पानी जो है उसको हमने इस प्रकार से पीकर में लिया, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम देखेंगे इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो थोड़ी देर के पश्चात जो एनोड है उसके ऊपर तथा कैथोड के ऊपर हमें बुलबुले दिखाई देंगे, गैस के बुलबुले इस पे प्रारंभ हो जाएंगे यहाँ पे बढ़ना। तो हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है तथा कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इस प्रकार जो जल का विघटन है, जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है, वह अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके अलावा हमारे पास अभिक्रिया आती है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया भी वियोजन अभिक्रिया का ही एक पार्ट है। अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास सिल्वर क्लोराइड जो कि श्वेत कलर का होता है, यदि उसको हम इस प्रकार से हमने चाइना डिश में रख दिया और हमने इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा है, तो सूर्य का प्रकाश जब इस पे गिरेगा, ये हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखा है और जब ऐसा होगा तो इसका जो कलर है वह श्वेत से धूसर कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह जो है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में और क्लोरीन में बदल रहा है, उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड जो है वह सिल्वर और ब्रोमीन में बदलता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हुई है वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक प्रकाश की उपस्थिति में दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, वह अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। और इसका उपयोग जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी जो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, उसमें किया जाता है। विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील अभिकारक किसी विलयन से उसके यौगिक को विस्थापित कर देता है, वह रासायनिक अभिक्रिया
विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसका एक उदाहरण जो हम लें अगर, और जो हर साल हमारे एग्जाम में लगभग आता है कि क्या कारण है कि यदि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रख दिया जाए तो विलयन का रंग हल्के नीले से हल्का हरा क्यों हो जाता है। तो यदि हम देखें तो हमने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक परत में लोहे की कील ली है और उसमें हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे और थोड़ी देर के पश्चात जब हम लोहे की कील को देखेंगे तो हम देखते हैं कि लोहे की कील का जो कलर है वो भूरा कलर हो गया है और जो विलयन हमारे पास हल्के नीले कलर का था उस विलयन का रंग जो है वह बदल के हल्का हरा हो गया है। तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण क्या होता है कि जो लोहे की कील है आयरन Fe, कॉपर सल्फेट में जब हमने उसको रखा तो ये लोहा जो कि कॉपर से अधिक क्रियाशील है, अधिक रिएक्टिव है, वह उसको उसकी जगह से विस्थापित कर देता, हटा देता है और उसकी जगह स्वयं आ जाता है और इस प्रकार से हमारे पास कॉपर बनता है जो कि लोहे की कील के ऊपर विस्थापित हो जाता है और फेरस सल्फेट बनता है। तो क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा था? हल्का नीला। अभी हमारे पास क्या बन गया? फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या है? हल्का हरा। इसलिए विलयन का कलर बदल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण लें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक अभिकारक से आयन दूसरे में चले जाते हैं और दूसरे से आयन पहली में चले जाते हैं और इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बनते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ जब होती है तो हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे बेरियम जो है वह सल्फेट के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट बनाता है और सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनाता है। क्योंकि अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अभी यदि हम जिक्र करें यहाँ पे तो एक और अभिक्रिया का उदाहरण भी हम यहाँ से ले सकते हैं और वो अभिक्रिया जो है उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको हम प्रेसिपिटेशन अभिक्रिया के रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप क्या होते हैं? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनते हैं और अघुलनशील होते हैं और हम उनको अलग से प्राप्त कर सकते हैं, वह पदार्थ अवक्षेप कहलाते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जिनके दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है वह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसा कि इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है तो यह बेरियम सल्फेट जो होता है यह अवक्षेप बनता है जो कि अघुलनशील होता है तथा उसको हम अलग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान अभिकारक ऊष्मा का शोषण करते हैं, अवशोषित करते हैं और फिर उत्पाद बनाते हैं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि हम एक एग्जाम्पल पहले भी ले चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब चूना पत्थर को यदि हम हीट करते हैं तो उसके दौरान हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, क्योंकि यहाँ हमने अभिकारक को रिएक्टेंट को हीट किया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा को सोखता है, अवशोषित करता है, इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब अगर हम जिक्र करें आगे हमारे पास अभिक्रियाएं आती हैं, उपचयन अभिक्रिया व अपचयन अभिक्रिया। अगर इन दोनों अभिक्रियाओं में हम बेसिक सा अंतर देखें तो उपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक से ऑक्सीजन जुड़ती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और या हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि हाइड्रोजन हटती हो या ऑक्सीजन जुड़ती हो, अगर ऐसा हो रहा है तो वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अगर हम जिक्र करें अपचयन अभिक्रिया का तो ठीक उससे उल्टा,
यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटती है तथा हाइड्रोजन जुड़ती है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, और जो अपचयन अभिक्रिया है उसे हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। यदि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमने एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लिया है, कॉपर पाउडर चाइना डिश के अंदर, और हमने उसको गर्म किया तो हम देखते हैं कि उसका जो कलर है कॉपर पाउडर का, वह कलर जो चेंज होके काला कलर हो जाता है, भूरे कलर से काला कलर हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये होता है कि जो कॉपर पाउडर है वह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यानी कि कॉपर का उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडाइज होके वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यह हमारे पास एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। जो हमारे पास कॉपर होता है उसको यदि हम हीट करते हैं तो उससे कॉपर ऑक्साइड बनता है, जो कि हमारे पास उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। हमने ये एग्जाम्पल लिया है कि कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर प्लस वाटर बनाता है। तो यह इसमें अगर हम बताएं कि किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है, तो यदि हम देखें कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है और यह कॉपर रह गया है, जबकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ी है। तो इससे पहले हमने बताया कि वह अभिकारक जिससे ऑक्सीजन जुड़ती है वह उसका वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और जहां ऑक्सीजन हटती है वह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है और कॉपर रह गया, तो यह यहाँ पे क्या हुआ है? अपचयन हुआ है, तथा यहाँ पे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ी है तो यह क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। अगर ये दोनों इक्वेशन देखें तो यदि एक पदार्थ का, अगर हम देखें कि एक पदार्थ से ऑक्सीजन हटी है तो इट मीन्स कि दूसरे पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यानी कि ये दोनों अभिक्रियाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि उपचयन हुआ है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन भी हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास नाम निकल के आता है रेडॉक्स रिएक्शन। यदि ये दोनों इक्वेशन, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली हो रही है, साथ साथ हो रही है, तो इन रिएक्शंस का नाम हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से, और वो कहाँ से बना है? रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से हमने रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, यहाँ से हमारे पास नाम जो बन के आया वो आया है रेडॉक्स रिएक्शन। वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं वह अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो यह अभिक्रिया हमारे पास किसका उदाहरण हो गया? एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है। दैनिक जीवन में भी हम उपचयन के बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास देखते हैं। जैसे हम देखें कि लोहा जो होता है, यदि उसको हम नमी और खुली वायु में छोड़ देते हैं तो कुछ समय पश्चात उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ियों के पुर्जे जंग के कारण खराब हो जाते हैं, बड़े बड़े पुल खराब हो जाते हैं। वो सभी उपचयन अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण जो हमारे पास फेरस ऑक्साइड बनता है, जिसको हम जंग के नाम से जानते हैं, उसके कारण वो चीज़ें संक्षारित हो जाती हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें जो धातुएं होती हैं उनकी ऊपरी परत वायु और नमी के कारण खराब हो जाती है, वह अभिक्रिया संक्षारण कहलाती है। उसका उदाहरण हमारे पास लोहे को जंग लगना हो सकता है, या चांदी का काला पड़ना हो सकता है, या जो हमारे पास तांबा होता है उसके ऊपर हरी परत का चढ़ना होता है। ये सभी धातु संक्षारण के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत से हमारे खाद्य पदार्थ जो होते हैं, जिनमें वसा होती है, जिनमें फैट होती है, तेलीय पदार्थ, वो कुछ समय के पश्चात खराब हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वो पदार्थ जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो वो ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उपचयन अभिक्रिया के कारण वह खराब हो जाते हैं। उनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम किस प्रकार से उनको सुरक्षित रख सकते हैं? तो जैसा
जैसा हम अपने घरों में देखते हैं, जैसे अचार है तो उसको हमने तेल में डाल दिया, तेल प्रति आक्सीकारक का कार्य करता है, उसको सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इसी प्रकार से बहुत से केमिकल ऐसे होते हैं जिनको हम विभिन्न पदार्थों के अंदर जब मिक्स कर देते हैं तो वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं ऑक्सीजन से। जैसा हम देखते हैं जो हमारे पास चिप्स के पैकेट होते हैं, उन पैकेट्स के अंदर जो हवा भरी होती है, उन पैकेट्स के अंदर ऑक्सीजन गैस को निकाल के और नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाता है, जो कि एक अक्रिय गैस होती है और जो चिप्स होती हैं उनको लंबे समय तक ऑक्सीजन से सुरक्षित रखती है।